हेलो गाइस। हम लोग पिछले टर्न पर स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्क्राइब कर रहे थे और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बताया गया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ड्यूडेनम में हमने देखा था कि ड्यूडेनम में जो पैनक्रियाज है और लीवर है, लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस मिक्स होता था। यहाँ तक हम पिछले क्लास में समझ चुके थे। हम इसके बाद आज कंटिन्यू करते हैं सेकंड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को, दैट इज जेजुनम। और जेजुनम ये कॉइल स्ट्रक्चर होता है जो बहुत कम कॉइल्ड होता है। और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो होता है इलियम, ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है और ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन बहुत लंबा भी होता है। तो जो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है वो मेनली जेजुनम रीजन में होता है और जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होता है वो इलियम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम ये इनिशियल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में इलियम का टर्मिनल पोर्शन आकर जुड़ जाता है। और जहां पर सीकम और इलियम दोनों आपस में जुड़ते हैं, यहाँ पर एक एक वॉल प्रेजेंट होता है। इस वॉल को हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल, इलियोसिकल वॉल। और ये इलियोसिकल वॉल भी 1 वे पैसेज होता है, मतलब इलियम से फूड को सीकम में जाने देगा लेकिन सीकम से वापस इलियम में नहीं आने देता है। और इसी सीकम से अटैच एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन इसलिए क्योंकि सीकम और कोलन दोनों जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, इनमें फंक्शनल जिनमें होते हैं जो एनिमल सेलुलोज लेते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, उसमें क्या होता है कि जो भूसा खाते हैं या चारा खाते हैं उसमें सेलुलोज ज़्यादा होता है। और सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया सीकम और अपेंडिक्स वाले पोर्शन में होता है, लेकिन ह्यूमन सेलुलोज वाला ही डाइट नहीं लेता है। तो ह्यूमन जब सेलुलोज वाला डाइट नहीं लेता है तो क्या होगा, इसमें ये नॉन फंक्शनल होंगे। और नॉन फंक्शनल जब कोई ऑर्गन बहुत लंबे समय तक के लिए होता है तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट हो जाता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और सीकम ये वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के इंटेस्टाइन के। सीकम के बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है कोलन। ये पोर्शन कोलन कहलाता है, मुड़ा हुआ पोर्शन होता है और एक्चुअली में ये लार्ज इंटेस्टाइन है। हालांकि लेंथ में ये काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि इसका जो ल्यूमेन होता है ये ब्रॉडर होता है, काफ़ी चौड़ा होता है। और कोलन की बात करें तो कोलन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 4 पार्ट्स। ये ऊपर जा रहा है कोलन का पोर्शन, इसलिए इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलन। ये ट्रांसवर्स पोजीशन में है इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। ये यहाँ पर सिग्मा बना रहा है इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मॉइड कोलन। और जो नीचे की ओर जा रहा है ये डिसेंडिंग कोलन। तो 4 पार्ट हो गए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मॉइड कोलन और डिसेंडिंग कोलन। जो डिसेंडिंग कोलन है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन करता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में फीसेस स्टोर होता है। यहाँ पर हम कोलन की बात करें तो कोलन में अंदर की ओर कुछ ट्रांसवर्स और कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन ट्रांसवर्स और फोल्डेड स्ट्रक्चर को रिस्पेक्टिवली बोलते हैं टीनिया एंड होस्टा। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो हैं इनको हम बोलेंगे, या लंबी प्रोसेस जो हैं इनको हम बोलेंगे टीनिया, और जो फोल्डेड पोर्शन है इनके ऊपर इनको हम बोलेंगे होस्टा। ये टीनिया और होस्टा जो होते हैं ये फीसेस को स्पेशल शेप देने में हेल्प करते हैं, फीसेस को एक स्पेशल शेप देते हैं। मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है,
एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, कॉलन रीजन में होता है। और अल्टीमेटली जो सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम का टर्मिनल पोर्शन एनस कहलाता है और इस एनस में दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, एक इनर स्फिंक्टर, एक आउटर स्फिंक्टर। जो इनर स्फिंक्टर होता है ये इनवॉलंटरी होता है। जब ये रेक्टम फीसेस से भर जाता है तो इनर स्फिंक्टर में स्ट्रेच फील होता है और वो स्ट्रेच नर्वस सिस्टम तक सिग्नल भेजता है कि रेक्टम फुल हो चुका है, जिससे हमें क्या होता है, डेफिकेशन की इच्छा होने लगती है। और जब हमें डेफिकेशन की इच्छा होती है और जब हमें डेफिकेशन करना होता है तब क्या होता है, ये आउटर स्फिंक्टर जो है इसको हम, ये वॉलंटरी होता है, इसको हम अपनी इच्छा से खोल सकते हैं। तो आउटर स्फिंक्टर को हम वॉलंटरी ओपन कर देते हैं, जिससे फीसेस बाहर निकल जाता है और फीसेस को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पोर्शन में, इन डिफरेंट पोर्शन में से किसी भी पोर्शन का अगर हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमें इनकी जो वॉल होती है ये 4 लेयर में दिखाई देती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये थिन होती है और इस थिन लेयर को हम बोलते हैं सेरोसा। तो ये थिन लेयर जो है ये कहलाती है सेरोसा और इसके बाद की लेयर कहलाती है मसल लेयर। और ये मसल लेयर में दो तरह की मसल होती हैं, जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। आउटर मसल की जो लेयर है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। और अंदर की जो लेयर है ये सर्कुलर मसल है, तो इनर सर्कुलर मसल लेयर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और इन दोनों लेयर को हम मिला के बोलते हैं मसल लेयर या मस्कुलरिस म्यूकोसी, मस्कुलरिस म्यूकोसी या सिंपल से मसल लेयर इसको हम बोल सकते हैं, मसल लेयर। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर मसल लेयर, ये सेकंड लेयर हो जाती है मसल लेयर। थर्ड लेयर जो होती है ये कहलाती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है ये कहलाती है म्यूकोसा की लेयर, जो हाईली फोल्डेड लेयर होती है। तो ओवरऑल जो एलिमेंट्री कैनाल की क्रॉस सेक्शन है इसमें 4 लेयर होती है, चाहे वो स्टमक की लेयर हो, चाहे इंटेस्टाइन की लेयर हो, चाहे ओसिफेगस की लेयर हो, इनमें ये सारी लेयर प्रेजेंट होती है। हमने जब ओसिफेगस बताया था तो उस समय आपको बताया था कि ओसिफेगस में पेरिस्टाल्सिस होती है। पेरिस्टाल्सिस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, तभी फूड आगे बढ़ता है। तो ओसिफेगस में पेरिस्टाल्सिस आपको बताया था और वहां पर बताया था पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अल्टरनेटिवली। तो यही सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जिनमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो ये हर एक पार्ट की क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर जो डिफरेंट पोर्शन होते हैं इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे स्टमक की अगर हम बात कर लें तो स्टमक में मसल लेयर 3 हो जाती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, और इनके बीच में ऑब्लिक मसल लेयर होती है। आपने कई बार देखा होगा पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट की आवाज आ जाती है। तो गुड़गुड़ाहट की आवाज क्यों आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जो स्टमक होता है इसमें रेगुलर चर्निंग मूवमेंट होता है, चर्निंग मूवमेंट होता रहता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अगर पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाई इस चर्निंग मूवमेंट के बाद तो क्या करती हैं, जब वो रिलैक्स होती हैं तब पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है। तो जो पेट में एकदम से क्रैम्प टाइप की आवाज आती है वो किस वजह से होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल के रिलैक्स। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल एडिशनल मसल होती है इन द स्टमक। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जो हमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विलाई। विलाई
विलाई का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी एलिमेंट्री कैनाल के, अगर हम थोड़े से पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन की एलिमेंट्री कैनाल लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट लेते हैं और इस पार्ट को अगर हम बड़ा करके देखें तो इसमें हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। और इस विलाई में वही लेयर है, ये सबसे बाहर की सेरोसा, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये सर्कुलर मसल, ये सब म्यूकोसा और ये म्यूकोसा की लेयर। और आपको बताया था सब म्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, ब्लड वेसल्स रहती हैं, लिम्फ वेसल्स रहती हैं, नर्व्स रहती हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए हुए जो हम लोगों के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं उनको हम कुछ डिटेल में देख लेते हैं। ये सब म्यूकोसा में ये जो सैडेड स्ट्रक्चर बनाया है, ये बनाया है लिम्फेटिक वेसल्स का। इस लिम्फेटिक वेसल से एक लिम्फ कैपिलरीज विलाई के अंदर जाएगी और इस लिम्फ कैपिलरीज को हम स्पेशल नाम देते हैं लैक्टिल्स। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑफ द विलाई इज नॉन एज लैक्टिल्स। और ये क्या करते हैं, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो लैक्टिल्स के थ्रू होता है। फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो लैक्टिल से एब्जॉर्ब होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, यहाँ पर विटामिन की बात आई, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं याद रखने के पर्पज से। हम कैसे याद रखते हैं, WBC। WBC क्या है, W से वाटर, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इनके अलावा ADK, ये 3 विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टिल्स के थ्रू होता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ये आर्टरीज जा रही है, अंदर गई आर्टरीज अंदर जाने के बाद कैपिलरीज में डिवाइड हुई और ये कैपिलरीज फिर मिल गई और मिलने के बाद इन्होंने वेन्यूल्स और वेन का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ से आर्टरी गई, आर्टरीज जाके कैपिलरीज में डिवाइड हुई, कैपिलरीज विलाई के अंदर फैल गई, फैलने के बाद वो कैपिलरीज फिर से रीयूनाइट होती हैं, रीयूनाइट होने के बाद वेन्यूल्स बनाते हैं और वेन्यूल्स बनाने के बाद वेन्स के थ्रू ये बाहर चली जाती हैं, वेन्स के थ्रू ये बाहर चली जाती हैं। और जो ये कैपिलरीज बनी है, कैपिलरी सिस्टम बना हुआ है विलाई के अंदर, ये कैपिलरी सिस्टम क्या करता है, फैट को छोड़कर बाकी सब कुछ एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फैट को छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ एब्जॉर्ब किसमें होगा, इस ब्लड कैपिलरीज से। ठीक, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन थे, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से जो मोनोसैक्राइड्स बनेंगे, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन के बाद जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर बनेंगी, और प्रोटीन के डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड बनेगा। तो इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, विलाई में। विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। कहीं कहीं पर विलाई के ऊपर, ये विलाई है, विलाई के टर्मिनल पोर्शन में इस तरह से और छोटे छोटे से एलिवेशंस बन जाते हैं, ये कहलाते हैं माइक्रो विलाई। माइक्रो विलाई, ये माइक्रो विलाई फर्दर इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया को माइक्रो विलाई फर्दर इंक्रीज कर देते हैं। तो अब कह सकते हैं हम कि ये एलिमेंट्री कैनाल का कंप्लीट पोर्शन हो गया। एलिमेंट्री के कैनाल के कंप्लीट पोर्शन के बाद अब हम पढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, इसका रफ आइडिया हम ले लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड में जो डाइजेशन होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। तो जो मैकेनिकल डाइजेशन है
और केमिकल डाइजेशन है, दोनों में काम सिमिलर होना है। बड़े पार्टिकल्स को हमें छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है, लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन में किसी मशीनरी का यूज करेंगे हम, और केमिकल डाइजेशन में किसी केमिकल का या जैसे एंजाइम्स हैं उनका यूज करेंगे हम ब्रेक डाउन करने में। अब मैकेनिकल डाइजेशन के एग्जाम्पल, हम दांतों से फूड को चबाते हैं, बड़े पार्टिकल को छोटा ही तो कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। स्टमक में आपको बताया था चर्निंग मूवमेंट होती रहती है जो दही की तरह मथ देता है, ये भी क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन, अभी पैनक्रियाट में बताया था, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ये पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम होते हैं, ये डिफरेंट एंजाइम क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, दैट इज केमिकल डाइजेशन। तो ये डाइजेशन जो होता है ये दो तरह का होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन वन बाई वन कि कहाँ पर क्या डाइजेशन होता है। तो पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का माउथ। माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता है, माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होगा। माउथ के बाद सेकंड पोर्शन आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन का जो शुरुआत होती है ये कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से। तो बक्कल कैविटी में कैसे डाइजेशन होता है, बक्कल कैविटी में क्या मिक्स होता है, सिलाइवा। ये सिलाइवा सिक्रीट होता है सिलाइवरी ग्लैंड से। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस सिलाइवा का पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट होता है, इसमें एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तीसरा कंपोनेंट इसका जो होता है ये होता है स्टाइलिन एंजाइम। स्टाइलिन एंजाइम को हम बोलते हैं सिलाइवरी एमाइलेज। सिलाइवरी एमाइलेज, स्टाइलिन एंजाइम को ही हम बोलते हैं सिलाइवरी एमाइलेज। और याद रखना एमाइलेज वर्ड कहीं भी आएगा तो वो स्टार्च पर काम करेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना, जैसे लाइपेज है, कहीं भी आए वो फैट पर काम करेगा। उसी तरह से एमाइलेज कहीं भी आए ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट या मेनली स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं म्यूकस के। तो म्यूकस क्या करेगा, फूड को लुब्रिकेट करेगा, फूड का लुब्रिकेशन करेगा जिससे अच्छी तरह से एंजाइम उसके अंदर मिक्स हो सके। लाइसोजाइम एंजाइम ये बैक्टीरिसाइडल होता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। और टाइलिन एंजाइम, ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, टाइलिन एंजाइम का काम होता है कि ये फूड के जो स्टार्च है, फूड के स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज के साथ साथ थोड़े बहुत अमाउंट में आइसो माल्टोज भी बनता है, आइसो माल्टोज, और बहुत ही कम अमाउंट में डेक्स्ट्रिन का भी फॉर्मेशन होता है। तो ज़्यादा याद ना रहे तो इतना याद रख लेना, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है कौन, टाइलिन एंजाइम एट pH 6.8। यहाँ पर जो pH होता है ये 6.8 होता है। तो ये डाइजेशन है बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी में केवल स्टार्च का डाइजेशन हुआ, कोई प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ, कोई फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, कोई न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं हुआ। बक्कल कैविटी में केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ऑसोफेगस, ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन अब होगा स्टमक में, और स्टमक का डाइजेशन थोड़ा सा लेंदी है, आज टाइम का मैं नेक्स्ट टाइम पर इसको कंटिन्यू करते हैं।